अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के हवाले से कि हमने देखना है कि पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इनकी डेफिनेशन बता देता हूँ कि एक्चुअली मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे क्या कोई भी सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट करे, वो क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। और दूसरे लफ्ज़ों में आप यह कह सकते हो कि मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट है जिस पर किसी भी सॉलिड सब्सटेंस की सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट को एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट एक ही वक्त में एग्जिस्ट करती हैं, वो मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो ये अपने पास आप डेफिनेशन लिख लेना। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड सब्सटेंस क्या करे, बॉयल करे। ठीक है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। या दूसरी डेफिनेशन क्या बनती है कि बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, वो क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर आपकी डेफिनेशंस कंप्लीट। उसके बाद अब हमने जो आपका मेन टॉपिक है ना, वो ये है पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी कि विद इन दी ग्रुप्स भी हम देखेंगे और अक्रॉस अ पीरियड भी देखेंगे कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स किस तरह से चेंज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, क्या ट्रेंड है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अक्रॉस अ पीरियड। ठीक है, पीरियड्स में देख लेते हैं। अगर मैं पीरियड्स की बात करता हूं तो आप देख सकते हो, ठीक है, कि हमारे पास फर्स्ट पीरियड है, उसका पहला मेंबर हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम है। दूसरे पीरियड की अगर मैं बात करता हूं तो उसका पहला मेंबर क्या होता है, लिथियम होता है, फिर बेरिलियम होता है, फिर बोरोन होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, और फ्लोरीन से आगे क्या होता है, नियोन आ जाता है। तो अगर हम ट्रेंड देखेंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का, तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स एक तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है और दूसरा किसी भी एलिमेंट के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि जिस सब्सटेंस का हम मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट चेक करना चाहते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, या उनके दरमियान फोर्सेस कौन सी हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, वीक हैं, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। अभी हम वन बाय वन इन चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं पीरियड में। तो आप देखो मैंने यहाँ पर ये एक साइन बनाया हुआ है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का बिहेवियर तकरीबन सेम होता है। क्या वो पीरियड के स्टार्ट से, ठीक है, बढ़ना शुरू होते। अगर हम अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होंगे। आप यहां तक देख रहे हो कार्बन तक वो इंक्रीज हो रहा है, कार्बन तक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन कार्बन के बाद फिर क्या, डिक्रीज हो गए। ठीक है, इसकी क्या रीजन है, इसमें हमने देखना होगा वैलेंसी को, वैलेंसी को देखना होगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि हमारे पास सेकंड पीरियड का जो फर्स्ट मेंबर है वो लिथियम है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 इसका एटॉमिक नंबर होता है ना। पहले शेल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और दूसरे शेल में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब लिथियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इसकी वैलेंसी 1 होती है। तो कोई भी हम लिथियम का एलिमेंट लेंगे तो उसमें लिथियम के एटम्स आपस में जुड़े होंगे ना, एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ा होगा, कितने बॉन्ड्स के जरिए जुड़ा होगा, सिर्फ एक बॉन्ड के जरिए जुड़ा होगा। अब ये मेटल है, मेटल है, ठीक है, तो बॉन्ड कौन सा होगा, मेटालिक बॉन्ड होगा, मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि ये आयोनिक बॉन्ड्स बनाते हैं, आयोनिक बॉन्ड्स बनाते हैं मेटल्स जो होते हैं। तो लिथियम जो बनाएगा कौन सा बॉन्ड बनाएगा, आयोनिक बॉन्ड बनाएगा, और कितने बनाएगा, 1 बनाएगा, क्योंकि उसकी वैलेंसी 1 है। ठीक है ना।
तो इस वजह से अब अगर हम दूसरा देखते हैं बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये दूसरे बेरिलियम एटम के साथ जब जुड़ेगा तो कितने बॉन्ड्स बनाएगा? 2 बॉन्ड्स बनाएगा। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं अपनी अकल से सोच के, ये 1 बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा या 2 बॉन्ड? 2 बॉन्ड ज्यादा मजबूत होंगे ना। तो फिर इसका क्या मतलब है कि बेरिलियम का जो एलिमेंट होगा उसमें बेरिलियम के एटम्स ज्यादा स्ट्रांगली आपस में जुड़े होंगे, मतलब ये ज्यादा मजबूत होगा। और मजबूत चीज को मेल्ट करना मुश्किल होता है या बॉयल करना मुश्किल होता है। ठीक है ना। तो लिथियम का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। और बेरिलियम का क्या होगा? उससे ज्यादा होगा। फिर हम राइट साइड पर चलते जाएं, यहां पर आता है बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। तो इसके वैलेंस शेल में कितने आएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है कि ये दूसरे बोरोन के साथ जब बॉन्ड बनाएगा 3 बॉन्ड्स बनाएगा। ठीक है ना। तो इसमें फोर्सेस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इसका जो बॉन्ड होंगे वो और भी ज्यादा, यानी कि बोरोन जो होंगे आपस में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे से आपस में जुड़े होंगे। तो इसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट और भी ज्यादा होगा। ठीक है ना। फिर आते हैं हम कार्बन के पास। कार्बन में मजीद इंक्रीज होता है क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम डायमंड में देखें, डायमंड का स्ट्रक्चर देखें तो डायमंड में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है कार्बन का। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर यानी कि कार्बन का एक एटम अपने ही जैसे दूसरे कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना। कार्बन एटम डायमंड में अगर देखते हो, डायमंड में कार्बन का जो एटम होता है वो अपने ही जैसे कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड्स बनाता है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तो इसमें यानी कि ये और भी ज्यादा मजबूत होता है डायमंड का स्ट्रक्चर। तो इसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो और भी ज्यादा होगा। ठीक है। यहां तक तो बात समझ आती है कि यहाँ पर सिंगल आयनिक बॉन्ड, डबल आयनिक बॉन्ड, ट्रिपल आयनिक बॉन्ड और इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा डायमंड में। यहां तक मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है और बॉइलिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज होंगे। लेकिन जब हम आते हैं आगे, ठीक है, ये मैंने क्या 5A लिख रखा है, ग्रुप नंबर 5A की तरफ आते हैं। तो इसमें आपका माइंड क्या कहेगा? इसमें आपका माइंड कहेगा कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो इसके वैलेंस शेल में तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसको तो 5 बॉन्ड्स बनाने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। वैलेंसी की दूसरी डेफिनेशन आपने ये पढ़ी थी कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स की वो तादाद होती है जो कोई भी एटम अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए लूज या गेन करता है। ठीक है। तो अब ये क्या करेगा? नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में जब 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन्स आसानी से खारिज करेगा या 3 इलेक्ट्रॉन्स आसानी से हासिल करेगा? 3 आसानी से हासिल करेगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3 होगी। तो नाइट्रोजन जब दूसरे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। लेकिन दूसरी चीज यहाँ पर ये आती है कि जब भी आप देखते हो लिथियम को, बेरिलियम को, बोरोन को या कार्बन को, ये अकेले आपको नजर आते हैं। Li अकेला भी नजर आ जाएगा। ठीक है। बेरिलियम अकेला भी नजर आ जाएगा, बोरोन, कार्बन भी। लेकिन नाइट्रोजन कभी भी N आपको नजर नहीं आएगा। क्या आप इस तरह लिख दो? नहीं नजर आएगा। बल्कि क्या होता है? N2 की फॉर्म में होता है। ठीक है। ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में होता है। फ्लोरीन हमेशा F2 की फॉर्म में होता है। मतलब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। नेचुरली क्या करते हैं? ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं कि एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ जुड़ा होता है और इसी तरह एक ऑक्सीजन दूसरे के साथ, एक फ्लोरीन दूसरे के साथ जुड़ा होता है। तो अब क्या होगा? अगर इसका हम एलिमेंट देखेंगे, इसका नाइट्रोजन का देखेंगे, तो इसमें जब हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चेक करेंगे तो कैसे करेंगे? मतलब नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा होगा ना। ठीक है। तो लेकिन आप देख रहे हो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बनाता है। ठीक है। क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 होती है और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। क्योंकि इसको ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है।
इसी तरह फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो फिर आप देख रहे हो 3 2 1 डिक्रीज हो रहा है ना। यहाँ तक क्या हुआ था, वैलेंसी इंक्रीज हुई थी, और फिर आगे क्या हो रही है, वैलेंसी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। तो हम कह सकते हैं ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कार्बन तक, ठीक है, ग्रुप 4th A तक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे अक्रॉस अ पीरियड। और जब हम 4th A से आगे प्रोसीड करेंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन यहाँ पर आकर क्या होते हैं, एकदम से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, डिक्रीज हो जाते हैं। दूसरी रीजन यहाँ पर ये भी है कि यहाँ मैंने आपको क्या बताया था, ये मेटल्स हैं, ये आयोनिक बॉन्ड्स बनाते हैं, आयोनिक बॉन्ड्स बनाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये नॉन मेटल्स हैं, और नॉन मेटल्स कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि आयोनिक बॉन्ड्स मोर स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं देन कोवेलेंट बॉन्ड्स। जब आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हैं तो मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इस साइड पर ज्यादा थे, इस साइड पर क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो फिर अब क्या ट्रेंड हमने पढ़ा अक्रॉस अ पीरियड, कि जब हम मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल में अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो क्या होगा, ग्रुप नंबर 1st A से लेकर ग्रुप नंबर 4th A तक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे, और 4th A से आगे जब प्रोसीड करेंगे, ठीक है, 7th A और 8th A तक, तो क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होंगे, ठीक है। तो अक्रॉस अ पीरियड हमारा कंप्लीट। उसके बाद देखते हैं ग्रुप्स में, ग्रुप्स में थोड़ा सा चेंज है, ग्रुप्स में थोड़ा सा चेंज है कि अगर हम लेफ्ट साइड वाले ग्रुप्स की बात करते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ग्रुप नंबर यानी कि ग्रुप A, 1st A और 2nd A की बात करते हैं, तो जब हम डाउन दी ग्रुप आएंगे तो क्या होगा, ठीक है, आप देखते हो जब हम डाउन दी ग्रुप आते हैं, पहले भी आप लोग पढ़ चुके हो, लास्ट लेक्चर में, लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि डाउन दी ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है, शेल्स की तादाद इंक्रीज होती है, ठीक है, पढ़ा था ना आपने। तो अगर हम लिथियम की बात करते हैं, लिथियम मेटल में लिथियम के 2 एटम्स होंगे ना जो आपस में जुड़े होंगे, फर्ज करें ये हमारे पास एक लिथियम है, ये हमारे पास दूसरा लिथियम जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, और इनके मदारों में क्या होते हैं, इनके शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना इनके। अच्छा, अब लिथियम से नेक्स्ट आएंगे सोडियम या पोटाशियम की तरफ, तो क्या होगा, साइज इंक्रीज करेगा ना, ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इंक्रीज करता जा रहा है। तो अब देखें इसके दरमियान में न्यूक्लियस बनाता हूं, इसके दरमियान में भी ये इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आप मुझे बताएं कि अगर मैं इस छोटे एलिमेंट की बात करता हूं जिसमें लिथियम के 2 एटम्स जुड़े हुए हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। तो छोटे एलिमेंट में अट्रैक्शन ज्यादा होगी या कम, ज्यादा होगी, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियस नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स के करीब है। तो इस लिथियम का जो न्यूक्लियस है वो नियर बाय लिथियम के इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा स्ट्रांगली अपने पास अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होंगी, ज्यादा होंगी। मतलब लिथियम एलिमेंट जो होगा उसमें लिथियम के जो एटम्स हैं वो स्ट्रांगली बाउंडेड हैं, स्ट्रांगली बाउंडेड हैं। जब ये स्ट्रांगली क्या होंगे, बाउंडेड होंगे, तो इनको क्या मेल्ट करना आसान होगा या मुश्किल, मुश्किल होगा, ठीक है ना। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, साइज इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसकी बात करते हैं, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो ये न्यूक्लियस अब क्या हो गया, नियर बाय इलेक्ट्रॉन से थोड़ा दूर चला गया, ठीक है। जब न्यूक्लियस नियर बाय इलेक्ट्रॉन से दूर होगा तो वो क्या करेगा, न्यूक्लियस नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो हम कह सकते हैं ना कि अट्रैक्शन क्या हो गई, यहाँ पर कम हो गई, न्यूक्लियस और नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अट्रैक्शन कम हो गई। मतलब अगर पोटाशियम या नीचे आऊंगा रुबिडियम के पास, तो वहां पर क्या होगा, इनके एटम्स
स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे, वीकली बॉन्डेड होंगे। तो इसका क्या मतलब है, इनको मेल्ट करना आसान है। तो मैं लिख सकता हूं ना कि डाउन द ग्रुप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, फिर डिक्रीज होंगे। ठीक है, डिक्रीज होंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहे हैं, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन ये मैंने क्या बताया, ये मैंने लेफ्ट साइड का बताया, पीरियोडिक टेबल में मैंने लेफ्ट साइड का बताया, एस ब्लॉक एलिमेंट्स का भी मैंने आपको बताया। लेकिन अगर हम आते हैं राइट साइड पर, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ आते हैं, तो फिर क्या देखते हैं हम, पहले मैंने आपको बताया कि ये हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। दूसरी बात क्या बताई, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है ना। जब हम ऊपर देखेंगे, छोटे एलिमेंट्स को देखेंगे, या आपस में जुड़े होते हैं मॉलिक्यूल, छोटे छोटे जुड़े होंगे ना। ठीक है, कि जैसे फर्ज करें हम फ्लोरीन की बात कर लेते हैं, तो फ्लोरीन का जो होगा वो मॉलिक्यूल होगा, उसमें फ्लोरीन के 2 एटम्स होंगे ना। ठीक है, कि एक एटम दूसरे के साथ जुड़ा है, ये ले। ठीक है, तो ये क्या है, इसका एक मॉलिक्यूल है ना, ये इसका क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल बन गया। अब इसका एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसका जो लैटिस होगा, इसका जो एलिमेंट होगा, ठीक है ना, तो उसमें एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ जुड़ेगा। तो ये मैं दूसरा मॉलिक्यूल बनाता हूं साथ में, ये दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब यहां पर आप देख सकते हो, अच्छा दूसरी बात ये है कि इन मॉलिक्यूल्स में पोलराइजेबिलिटी होती है, मतलब ये पोलराइज होते हैं। ठीक है, और मॉलिक्यूल जितना छोटा होगा वो लेस पोलराइज होगा, और मॉलिक्यूल जितना साइज में बड़ा होगा वो मोर पोलराइज होगा। पोलराइज का क्या मतलब है कि इन मॉलिक्यूल्स में पोल्स बन जाते हैं, पोल्स बन जाते हैं। एक मॉलिक्यूल का क्या होगा, फर्ज करें यहां पर इसका क्या होगा, पॉजिटिव पोल होगा या पॉजिटिव एंड होगा, तो दूसरी साइड पे क्या होगा, नेगेटिव एंड होगा। ठीक है ना, नेगेटिव पोल होगा। इसी तरह दूसरे मॉलिक्यूल में भी सेम सीक्वेंस में पहले क्या होगा, पॉजिटिव पोल होगा, फिर नेगेटिव पोल होगा। ठीक है, ये तो बनाया मैंने छोटा फ्लोरीन का, लेकिन अगर मैं नीचे आता हूं तो नीचे क्या होगा, फ्लोरीन के बाद क्या होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। तो आयोडीन की बात कर लेते हैं हम। ठीक है ना, आयोडीन का क्या होगा, मॉलिक्यूल बड़ा होगा ना, ऐसे। ठीक है, और दूसरा जो आयोडीन का मॉलिक्यूल होगा वो भी बड़ा होगा। अब इनके दरमियान पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। अब मुझे आप ये बताएं कि अगर मैं रिपल्शन की बात करता हूं, यहां पर आ जाती है रिपल्शन। ठीक है, रिपल्शन किस तरह आती है कि पॉजिटिव पोल, एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पोल रिपेल करता है दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पोल को, पॉजिटिव एंड को, और नेगेटिव एंड एक मॉलिक्यूल का रिपेल करता है दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को। तो अब जब साइज छोटा होगा तब रिपल्शन ज्यादा होगी, या जब साइज बड़ा होगा तब रिपल्शन ज्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर ये क्लोज है चार्जेस, पॉजिटिव पॉजिटिव के क्लोज है, नेगेटिव नेगेटिव के क्लोज है, यहां पर रिपल्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। और ये क्या है, एक दूसरे से दूर है, पॉजिटिव पॉजिटिव से दूर है, नेगेटिव नेगेटिव से दूर है, यहां पर रिपल्शन क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो जहां पर रिपल्शन ज्यादा है, इसका क्या मतलब है कि ये मॉलिक्यूल्स लेस टाइटली बाउंड होंगे, और जितना लेस टाइटली बाउंड होंगे इनको मेल्ट करना या बॉयल करना क्या होगा, आसान होगा। मतलब ऊपर वाले जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और निचले वालों का ज्यादा होगा। तो क्या ट्रेंड बन गया, डाउन द ग्रुप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यहां पर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है ना, तो इंक्रीज को मैं इस तरह से बना सकता हूं, ये डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स यहां पर इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने ट्रेंड कंप्लीट कर लिया।